गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज थर्ड ईयर की इस क्लास में हम फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक जो चल रहा था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, उसमें हमने प्लासी का युद्ध किया था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में जो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, उसके बाद जैसा आपको विदित है मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब घोषित किया था। और इसके बाद आप देखिएगा 29 जून 1757 को उसे नवाब घोषित किया गया और वह अपनी एक सेना लेकर के स्वयं मुर्शिदाबाद की ओर गया था। अब यहाँ पर हम एक बात करें, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहें कि बंगाल की जो जनता थी इस पूरे सत्ता परिवर्तन के प्रति निष्क्रिय थी और शायद यही कारण है क्लाइव की एक छोटी सी सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना को परास्त कर दिया था। बेशक मीर जाफर बंगाल का नवाब बन चुका था, लेकिन यदि हम उसकी स्थिति देखें तो वह नाम मात्र का नवाब था। सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों के निष्ठावान लोगों की नियुक्ति की गई। उदाहरण के लिए आपको बताएं, राय दुर्लभ और राम नारायण जैसे जो हिंदू व्यापारी और हिंदू सेठ साहूकार थे, उन्हें अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करके उन्हें अपना समर्थक मानते हुए प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए थे। इसके बाद आप देखिए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम चला वो था अली गौहर का आक्रमण। अली गौहर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इस समय क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है, उस दिल्ली की स्थिति में आप देखिए अफगानों के द्वारा वहां पर डेरा डाला गया था और उस वजह से अली गौहर अपने आप को असुरक्षित मानते हुए इधर उधर भटक रहा था। तो जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसने ये स्थिति देखी कि यहाँ पर इस समय अव्यवस्थाएं चल रही हैं, तो वो स्वयं इस समय अवध में था और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने आक्रमण की योजना तैयार की और उसके द्वारा बंगाल पर आक्रमण करने से पूर्व जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर अपना आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उदाहरण के लिए आप देखिए 3 अप्रैल 1759 ईस्वी को उसने पटना पर आक्रमण किया। ये उसका पहला आक्रमण था। फिर उसके बाद इन अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए 1760 ईस्वी में उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया और उसके ये जो आक्रमण थे निश्चित रूप से जो मीर जाफर था उसकी अयोग्यता को सिद्ध कर रहे थे, क्योंकि एक नवाब द्वारा उसी के सूबों में यदि बाहरी आक्रमण होते हैं तो उन आक्रमणों का जो दोषारोपण है वो निश्चित रूप से नवाब पर ही जाता है कि वो इतना सक्षम समर्थ नहीं था कि अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान कर पाता और अपने राज्यों के महत्वपूर्ण सूबों को सुरक्षा प्रदान कर पाता। तो अली गौहर का आक्रमण मीर जाफर के नवाब बनने के बाद की तुरंत की घटना थी। इसके बाद आप देखिए डचों द्वारा भी आक्रमण किया गया। डच यूरोपियन जाति थी जो भारत में अंग्रेजों के समान व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी शक्ति विस्तारित कर ली थी। अब हम डचों के देखें महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? पटना, ढाका, पीपली, चिनसुरा, ये इनकी महत्वपूर्ण बस्तियां थी। इन स्थानों पर 25 नवंबर 1759 ईस्वी को बेदरा का युद्ध हुआ था डचों और अंग्रेजों के बीच। अब आप देखिए अंग्रेज जो थे, चूंकि वो किसी अन्य यूरोपियन जाति को अपने समक्ष देखने को तैयार नहीं थे, उनकी बढ़ती हुई शक्ति से वो चिंतित थे। तो बेदरा का युद्ध जो था ये निर्णायक युद्ध था जिसमें डचों की पराजय हुई और उस पराजय के बाद डचों ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिस संधि के तहत डचों ने अंग्रेजों को ये आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी भी वे युद्ध नहीं करेंगे और ना ही किलेबंदी करेंगे। ऐसा आश्वासन डचों के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, क्योंकि नवाब मीर जाफर एक नाम मात्र का नवाब था या शासक था, तो उसके समय में बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था की क्या स्थिति थी उससे आप देखिएगा। ये स्वभाव से बड़ा अयोग्य, अदूरदर्शी और क्रोधी स्वभाव का था मीर जाफर। यही कारण है प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती गई। अपने चरित्र की इस कमी के कारण उसने कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास नहीं किए।
और अपने क्रोधी स्वभाव के कारण अपने अधिकारियों को उसने अपने विरुद्ध कर लिया था। फिर आप देखिए राजकोष रिक्त था। अब राजकोष के रिक्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा व्यापार पर अधिक से अधिक अधिकार स्थापित करना, व्यापारिक विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होना, साथ ही साथ आप देखिएगा बार बार संधियां करके बंगाल के नवाब से, उदाहरण के लिए आप अलीनगर की संधि ले सकते हैं, और ऐसे न जाने कितनी संधियां, कभी सिराजुद्दौला के साथ, कभी मीर जाफर के साथ, और अभी हम आगे देखेंगे मीर कासिम के साथ। अंग्रेज निरंतर नवाबों से संधियां करके उनसे धन वसूल किया करते थे। बड़ी धनराशि देने के कारण राजकोष बंगाल का जो था वो रिक्त हो चुका था। इसके साथ साथ मराठे दक्षिण से बंगाल पर आक्रमण कर बार बार वहां से चौथ वसूल करने का कार्य करते थे, जो बंगाल की आय को घटा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज इस समय मराठों से उलझना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने भी मराठों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। फिर कंपनी ही नहीं, उसके जितने महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो निरंतर बंगाल के नवाब मीर जाफर से धन की मांग करते थे, और उनके उस धन की मांग को पूरा करने के कारण ही राजकोष रिक्त हो रहा था। राजकोष रिक्त होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो रही थी। इवन आप देखिएगा कंडीशन ये आ गई थी कि सैनिकों का वेतन भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। धन के अभाव में नवाब द्वारा सैनिकों को वेतन न दिया जाना सैनिकों के मन में नवाब के प्रति कहीं ना कहीं घृणा उत्पन्न करना था। सेना, जो किसी भी राज्य की शक्ति होती है, वो सेना सैनिकों से बनती है, और जब सैनिकों को परिवार के भरण पोषण के लिए उचित वेतन नहीं प्राप्त होगा तो वह कभी भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने नवाब या अपने राजा के प्रति वफादारी नहीं निभा पाएंगे। फिर आप देखिए वर्धमान, नदिया और हुगली जो महत्वपूर्ण बंगाल के क्षेत्रों में आया करते थे, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बंगाल के थे, वहां से राजस्व वसूली का अधिकार जो था वो भी कंपनी को प्राप्त हो चुका था। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद हर एक जो डिसीजंस हैं वो अंग्रेजों के फेवर में जा रहे थे, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त करके जहां एक और अंग्रेजों की आय में वृद्धि हो गई थी, वहीं आप देखिए राज्य की आय घटती चली जा रही थी। इसके बाद आप देखिए अब अंग्रेज, यद्यपि उनको पूरा लाभ हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ये लग रहा था कि मीर जाफर उनकी मांगों को पूरा करने में सफल नहीं है। अब अंग्रेजों ने जिस तरह से सिराजुद्दौला को पदच्युत करने के लिए षड्यंत्र रचा, ठीक उसी प्रकार से अब वो मीर जाफर को भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के योग्य नहीं समझ रहे थे। अब उन्होंने मीर जाफर को पद से हटाने के लिए अपने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इसमें आप देखिए कुछ एक कारण ऐसे रहे थे जिसको अंग्रेजों ने इंगित करा, अंग्रेजों के हिसाब से या अंग्रेजों के अनुसार, कि मीर जाफर क्यों पद से हटाया जाना था। इसमें आप देखिए जुलाई 1760 में वेंसीटार्ड फोर्ट विलियम का गवर्नर बनकर के आया था, जो अंग्रेजों का महत्वपूर्ण किला था, और कलकत्ता काउंसिल में 16 सदस्य थे, और इनमें से अधिकांश सदस्य जो थे वो वेंसीटार्ड से वरिष्ठ थे। तो यहाँ वेंसीटार्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या ये थी कि ये जितने भी अधिकारी थे उससे वरिष्ठ होने के साथ साथ धन लोलुप और भ्रष्ट भी थे। तो यदि वेंसीटार्ड कंपनी के हित में कोई सही डिसीजन लेता है तो ये भ्रष्ट अधिकारी जो काउंसिल के सदस्य थे वो उसके मार्ग में बाधा उपस्थित करते थे। तो इसलिए वेंसीटार्ड के लिए यहाँ काम को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। इसमें आप देखिएगा इतना ही नहीं, उसके समर्थक 3 सदस्य थे इस काउंसिल में, उन्हें भी काउंसिल से हटा दिया गया, और उसके प्रमुख विरोधी एलिस को कंपनी की पटना स्थित फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इन सभी घटनाओं के कारण
मीर जाफर की स्थिति जो थी वो बिगड़ती गई और उसको हटाए जाने में आप देखिए इन काउंसिल के सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर आप देखिए निरंतर अंग्रेजों की जो मांगे थी उससे राजकोष खाली होता जा रहा था। मीर जाफर अपनी वार्षिक किस्त अदा नहीं कर पा रहा था, वो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा था जैसा भी हमने बात की थी, और कंपनी के कर्मचारी बार बार नवाब से भेंट उपहार आदि की भी डिमांड करने लगे थे। मीर जाफर इन सबसे स्वयं काफी तंग आ चुका था और वह अंग्रेजों के चंगुल से अब स्वयं को मुक्त भी करना चाहता था। और इसी समय आप देखिए उसका पुत्र जो था मीरन, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये कुछ एक कारण ऐसे रहे थे जिनकी वजह से अंग्रेज अब मीर जाफर को उसके पद से हटाना चाहते थे। फिर आप देखिए अली गौहर के आक्रमण का भय जो है वो भी काफी इस समय नवाब और अंग्रेज दोनों के लिए एक समस्या बना हुआ था, क्योंकि अली गौहर का आक्रमण यहाँ के स्थानीय जमींदार जो थे, ऐसा माना जा रहा था, वो अली गौहर को गुप्त रूप से सहयोग प्रदान कर रहे थे। तो अंग्रेजों को ये लगने लगा यदि पुनः मुगल सम्राट अली गौहर या शाह आलम द्वितीय इन लोगों की सहायता से यानी स्थानीय जमींदारों की सहायता से अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने में सफल हो जाता है तो अंग्रेजों के लिए चुनौती बन जाएगा। तो ये भय भी अंग्रेजों को सता रहा था। फिर मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया गया, जिससे अंग्रेजों के असंतोष में और अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के समर्थक अधिकारी जो थे वो नवाब की पल पल की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। तो अंग्रेजों को ये लगने लगा यदि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं मीर जाफर करने लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अब अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, उनके अधिकार में कटौती करने आदि की योजना तैयार कर रहा है। और संभवतः यही कारण था कि अंग्रेजों के असंतोष में वृद्धि होने लगी। फिर आप देखिए 3 जुलाई 1760 ईस्वी को किसी व्यक्ति ने जो मीर जाफर का पुत्र था मीरन, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी, मीरन की हत्या कर दी, जिससे अंग्रेजों को सुअवसर प्राप्त हो गया। अंग्रेजों को नए नायब की आवश्यकता पड़ी और नए नायब की नियुक्ति करने का अवसर अब अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। और उन्होंने तुरंत इस समय आप देखिएगा एक बहुत ही धनी व्यक्ति था मीर कासिम, उसे नायब के पद पर नियुक्त कर दिया। उसे नायब बनाए जाने के षड्यंत्र रचे जाने लगे। इस संबंध में जो घटनाएं घटित हुई उसे 1760 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। अब रक्तहीन क्रांति के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? देखिए, बिना रक्त की एक बूंद बहाए बड़ी आसानी से जो नायब के पद था वो मीर कासिम को दे दिया गया। ना ही नवाब मीर जाफर के द्वारा और ना ही अन्य किसी अधिकारी के द्वारा उसे नायब बनाए जाने का विरोध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम जो है उसे 1760 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार जरा ये मीर जाफर को पद से हटाए जाने के कुछ कारण पॉइंट्स के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। इनको आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला था कंपनी की वार्षिक किस्त अदा न कर पाना। जो संधि हुई थी नवाब बनने पर मीर जाफर और अंग्रेजों में, उसके द्वारा एक निश्चित वार्षिक किस्त नवाब कंपनी को अदा करते थे। अब वो जो किस्त थी वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। इसका कारण जैसा बार बार मैं आपको बता रही हूँ, राजकोष बंगाल का रिक्त होता जा रहा था। दूसरे पॉइंट में मीर जाफर का अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करना, क्योंकि अंग्रेज जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे उससे नवाब मीर जाफर काफी दुखी हो चुका था और वह अब अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होना चाहता था। वह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बने रहना चाहता था। उसका पुत्र मीरन
उसकी जब हत्या हो गई तो ये सदमा उस मीर जाफर के लिए काफी दिल दहलाने वाला था। इस वजह से भी वह अब अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा था, जो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड लास्ट में अंग्रेजों द्वारा और अधिक धन प्राप्ति की लालसा ने अंग्रेजों और मीर जाफर के संबंधों में कटुता पैदा कर दी थी और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से हटाने की योजना तैयार कर ली थी। और लास्ट में आप देखिए 27 सितंबर 1760 को वेंसिटार्ट, जो फोर्ट विलियम का गवर्नर बनकर के आया था जुलाई 1760 ईस्वी में, उसने मीर कासिम, जो कि धनी व्यक्ति था, उससे एक गुप्त समझौता कर लिया था। और ये जो गुप्त समझौता था, ये निश्चित रूप से मीर जाफर को पद से हटाने की एक षड्यंत्र का या एक योजना की पूर्ण परिणति हम कह सकते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को घर में रहें, सुरक्षित रहें।